वेलकम अगेन टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के संरक्षक, गार्डियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के संरक्षक जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो चलिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन्हें नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए रखा जाता है। तो टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। यह संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिको चेयरमैन कौन है? तो वो कौन है आपका? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। वह राज्यसभा की बैठक का संचालन करता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है? तो ये अनुच्छेद 32 होते हैं। तो अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसका अर्थ हुआ क्या कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का खंडन किया जाता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है और इस विचार को कौन दिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पार्ट 4A में अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 से 11वें कर्तव्य को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। तो प्रारंभ में कितने थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे और शुरुआत में कितने कर्तव्य थे? तो 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और इस चुनाव को हम क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, यहाँ नीति निर्देशक तत्व होगा, नीति निर्देशक तत्व DPSP का संबंध किस भाग से है? तो भाग 4 यानी पार्ट 4। तो भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 में DPSP दिए गए हैं, ये न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते हैं, परंतु सरकार के लिए नीति निर्देशक होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ सेकुलर वर्ड जोड़े गए थे और साथ ही साथ ड्यूटीज को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को क्या किया? जोड़ा गया है। तो वर्तमान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है और इसके चुनाव के पद्धति को हम क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया और इसका गठन 1946 में हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन देश से ली गई है। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। इसका अर्थ है भारतीय नागरिक केवल भारतीय नागरिक होता है, राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिंगल सिटीजन कहाँ है? तो भारत में, और अमेरिका स्विट्जरलैंड में डुअल सिटीजनशिप है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 में केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं। इसमें विधेयी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध शामिल है। तो भाग 11 में विधेयी संबंध है, प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं, वित्तीय संबंध है और विवाद निवारण के लिए, यानी केंद्र और राज्य के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो उसके निवारण के लिए 262 है और अंतर राज्य परिषद के लिए आर्टिकल 263 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो इसके लिए आपके जो है 3 तरह के आपातकाल हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं। फर्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाए जाते हैं। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के द्वारा। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। अब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है और यह किसमें दिया गया है? आर्टिकल 74 में। तो आर्टिकल 74 के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो संविधान में टोटल कितने तरह के आपातकाल हैं? 3 तरह के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़े गए हैं, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी का अर्थ होता है सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा के द्वारा। एकल नागरिकता हमारे देश में किससे अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से। संघ राज्य के बीच में संबंध जो है कौन बताता है? तो भाग 11। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और टोटल कितने तरह के आपातकाल हैं? तो 3 तरह के। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट हैं। तो संविधान का अंगीकार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसमें वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? तो 22। कुल अनुसूची कितनी है? 12। और कुल अनुच्छेद मूल संविधान में कितने हैं? तो 395। और अब कितने हो चुके हैं? तो 448 से अधिक। तो संविधान संशोधन कितने बार किए अब तक जो है टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो 105 2023 तक। तो संविधान की भाषा क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो हमारे संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 368 के तहत ही हम क्या कर सकते हैं? संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्य की सहमति। तो इन तीनों के आधार पर ही हम क्या करते हैं? संविधान का संशोधन करते हैं अनुच्छेद 368 के द्वारा। अब संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो समाज में परिवर्तन
कमियों को दूर करने के लिए और समय अनुसार सुधार करने के लिए हम लोगों को संशोधन की जरूरत पड़ती है। और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? तो 368 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 83 के 2 में लिखे हुए हैं। अब आपातकाल के दौरान इसे एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्ष। इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 83 के 2 में। और आपातकाल के दौरान इनके अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। लेकिन राज्यसभा जो होते हैं ये एक अस्थायी सदन होते हैं और इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 148 के क के तहत, यानी 1 के तहत। तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148। यह भारत सरकार और राज्यों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। इसे पब्लिक पर्स का प्रहरी कहा जाता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है। तो हमारे मौलिक अधिकार में टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 में। तो समानता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और ये न्यायालय में लागू नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक हैं। अगर हमारे नीति निर्देशक तत्व में कोई खनन होता है या इसका दुरुपयोग होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो ये राज्य अपने अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो DPSP किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। अगले क्वेश्चन, और ये किस भाग में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 इसी से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? तो 124 से 147। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 148 में 147 तक, यानी 124 से 147 तक आपका सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। और 148 में नियंत्रक एवं महाभिलेख परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन किया गया है 148 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं, यानी 4A में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, यानी मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए हैं? तो भाग 4A में। तो यह अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। तो अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका संविधान का पालन करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श का पालन करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा करना, सभी धर्मों से सद्भाव और समन्वय स्थापित करना, हमारी समृद्धि संस्कृति विरासत की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो यानी कि प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे,
किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और एक आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। यह सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन मतदान का अधिकार होता है, यानी कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन मतदान का अधिकार इनके पास होते हैं। कब होते हैं? जब ड्रॉ या फिर टाई होने पर। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें गरिमापूर्ण जीवन, गोपनीयता, शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि शामिल है। यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 ये किससे संबंधित है? आपके मौलिक अधिकार से। तो भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इसे भारतीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 है। और कुल टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। भारत में फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट प्रणाली लागू है, यानी FPTP लागू है, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है वही विजय होते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव जिसे हम क्या कहते हैं? FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो भारत एक कौन सा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। और यह धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो सभी नागरिकों को अपने धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है, और राज्य के सामने सभी धर्म समान रहेगी, या राज्य का कोई धर्म नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद किस संशोधन द्वारा मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिली है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है। तो भाग 9 में और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो भाग 9 में जो है किस चीज़ का वर्णन किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का। और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची में भाग 9 जोड़ी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक वर्णित है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इनका कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 तक। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और पंचायती राज का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 9। आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार की, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है टोटल 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं। ये पांचों रीट कौन सा है आपका? तो फर्स्ट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करो, यानी अवैध हिरासत से व्यक्ति की रक्षा। दूसरा आपका परमादेश, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ हुआ यानी कि लोक अधिकारियों को उसकी कर्तव्य निभाने का आदेश। तीसरा आपका
प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन यानी रोकना। निचली अदालत अधिकरण को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकना। फोर्थ है आपका उत्प्रेषण यानी रिकॉर्ड मांगना, यानी निचली अदालत के गलत आदेश को रद्द करना। और लास्ट है आपका पांचवा है आपका अधिकार पृच्छ यानी क्यू वारंटो, किस अधिकार से, तो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर वैध अधिकार की जांच करना। तो ये 5 तरह का रीट जो है वो कौन जारी करते हैं, तो वो आपके हमारे सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो हमारे संविधान में उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपके अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत टोटल 5 तरह के रीट जारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। यह एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250, और वर्तमान में अभी कितने हैं, तो 245। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250, और वर्तमान में अभी कितने हैं, तो 245। तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो राज्यसभा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिए गए हैं, तो 18 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिए गए हैं, तो 18 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी रूस से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा रूस से ली गई है। ये नागरिकों को देश के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं। तो टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया है, जो अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बताया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास होती है। तो जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। तो यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को 226 के तहत होती है। तो आर्टिकल 32 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो फर्स्ट है आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। इसमें मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं। यह अनुच्छेद 56 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो भाग 9
भाग 9 भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित है। तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भाग 9 को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाए गए थे? तो 77वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और पंचायती के बारे में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक वर्णित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का गारंटी देता है। यह सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अस्पृश्यता यानी एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 है। अब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। इसका किसी भी रूप में अभ्यास करना दंडनीय अपराध है। यह सामाजिक समानता स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी बोलने का स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19 का ए या क। तो भारतीय संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के क में। तो अनुच्छेद 19 क या 1 या ए नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह लोकतंत्र का आधार और अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस पर यथोचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि कुछ केस में हमारे भारत सरकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें गरिमामय जीवन, गोपनीयता, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा आदि अधिकार शामिल हैं। यह संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा देता है। तो इस गिरफ्तारी व्यक्ति के अधिकार क्या हैं? तो अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं तो उसको सख्ती देने का काम कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 22। तो गिरफ्तारी का कारण बताए जाने का अधिकार होना चाहिए, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार होंगे। ठीक है, तो गिरफ्तारी यानी कि गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा किस अनुच्छेद से दी गई है? तो अनुच्छेद 22। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A जो भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A जिसमें यह वर्णित किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है और इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे 2009 के RTE एक्ट द्वारा लागू किया गया है। इसे 2009 के RTE एक्ट द्वारा लागू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह समानता के अधिकार होते हैं, समानता के अधिकार का हिस्सा है और समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है। तो अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक के साथ अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिए और आरक्षण संबंधी प्रावधान भी इसी अनुच्छेद से जोड़े गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियों देने से रोकता है। तो इसका उद्देश्य सामाजिक समानता बनाए रखना। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां इसकी श्रेणी में शामिल नहीं किए गए हैं, जैसे डॉक्टर और प्रोफेसर्स ये लगा सकते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 अपराध के मामलों में निम्नलिखित सुरक्षा देता है, जिसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी अपराध के बाद कानून बनने को उस अपराध पर लागू करके दंड नहीं दिया जाएगा। किसी अपराध के बाद बने कानून को उस अपराध पर लागू करके दंड नहीं दिया जाएगा। डबल जियोपैडी, एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार मुकदमा चलाकर या 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 में आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और टोटल कितने तरह के दोष यहाँ पर दिए गए हैं? तो 3 तरह के। तो अगर किसी कोई अपराध किया है और उसके बाद एक नया कानून आता है, तो उस अपराध को पर उस कानून को नहीं लगाया जा सकता, यानी कि पुराने वाले अपराध पर नए कानून को नहीं लगाया जा सकता। और डबल जियोपार्डी का अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो इस पर 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पहले हम यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 21A, तो इसमें शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जोड़ी है। अनुच्छेद 15, तो भेदभाव का निषेध है। तो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता यानी कि असमान अवसर की गारंटी देता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन यानी कि राज्य उपाधि नहीं देंगे समानता हेतु। अनुच्छेद 20 तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।